सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें श्री राहुल कुमार सिंह जी पुरातात्विक शोध पत्र प्रकाशित एवं वर्तमान में पुरातात्विक शोध कार्य में संलग्न है, ऐसे विद्वान हमें ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक संदर्भ में आज अपना उद्बोधन देंगे। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री लालचंद अग्रवाल जी करेंगे। अध्यक्ष हैं वरिष्ठ नागरिक संघ सूरजपुर। मैं लालचंद अग्रवाल आप सबको सादर नमस्कार करता हूं। वरिष्ठ नागरिक संघ सूरजपुर का अध्यक्ष हूं। जी जी। तो मैं थोड़ा अपने अध्यक्ष महोदय श्री देवराज साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना स्वागत उद्बोधन आज के कार्यक्रम की कंटिन्यूटी के लिए देंगे। श्री देवराज साहब। सन 2022 की इस पहली साप्ताहिक बैठक में उपस्थित सभी सज्जनों तथा देवियों को मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें नए वर्ष की शुभकामनाओं सहित कल जो बीता मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। मकर संक्रांति का यह पर्व, यह त्योहार पूरे देश में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है और बड़ा ही पवित्र समझा जाता है। ऐसे दिन से आज हम 2022 वर्ष के लिए साप्ताहिक बैठकों की यह श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इसका श्रेय हमारे संचालक श्री पी.एल. सोनी, महासचिव श्री लालचंद जैन और संयोजक श्री राघवेंद्र दीवान जी को जाता है। और शर्मा जी, जो देवेंद्र शर्मा जी, जो एक प्रमुख आधार स्तंभ है, उनके सहारे के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। पुनः आज मैं आज के प्रमुख अभ्यागत श्री राहुल कुमार सिंह और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सूरजपुर वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष श्री लालचंद अग्रवाल जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसे ही सहयोग के हाथ हमें हर समय बढ़ाते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अनेक विद्वानों को इस मंच पर लाकर ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आज के अध्यक्ष श्री लालचंद अग्रवाल जी को निवेदन करूंगा कि कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। श्री लालचंद अग्रवाल जी। आप सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार है। मैं लालचंद अग्रवाल सूरजपुर वरिष्ठ नागरिक संघ का अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ सूरजपुर में वरिष्ठ नागरिक संघ का गठन विगत 3-4 वर्ष 2018 से प्रारंभ हुआ है और हम लोग अपने स्तर पे विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, संचालित करते हैं। जैसे दूर दराज से हॉस्पिटल सूरजपुर में आए हुए मरीजों के परिजनों को हमारे संघ के द्वारा प्रतिदिन सुबह का नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है। पूर्णतः निःशुल्क उनको सुबह का नाश्ता हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इसमें हमको सूरजपुर नगर के गणमान्य लोगों का आर्थिक सहयोग मिलता है। काफी लोग इसमें मददगार भी होते हैं, जिला प्रशासन से भी काफी सहयोग मिलता है। इसी प्रकार जाड़े के दिनों में पिछले 3 सालों से हम लोग इस ठिठुरती ठंड में लोगों को, गरीब लोगों को गांव-गांव में जाके कंबल, गर्म कपड़े, साड़ियां, शॉल, स्वेटर, बच्चों के इत्यादि ये निःशुल्क वितरित करते हैं। और उसमें विशेषता ये होती है कि हम लोग दूरस्थ अंचल में अपने साधनों से जाते हैं, उनको बुला के नहीं देते हैं, बल्कि उनके गांव में जाते हैं और उनको ये वस्त्र उपलब्ध कराते हैं। गर्मी के दिनों में हम लोग दूर दराज से आने वाले ग्रामीण लोगों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था कराते हैं। 2-3 जगह प्याऊ लगवाते हैं जिसमें लोगों को शीतल पेयजल मिलता रहे। गर्मी के दिनों में ये हम लोगों की गतिविधियों में एक शामिल है। मेडिकल शिविर भी हम लोग करते हैं।
मेला क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर यहाँ महामाया मंदिर में बड़ा भारी मेला हुआ करता है। उस अवसर पे हम मेडिकल कैंप भी आयोजित करते हैं, जो हमको स्थानीय डॉक्टरों के सहयोग से, मेडिकल स्टोर वालों से कुछ दवाइयां भी मिल जाती हैं, और उनके सहयोग से हम लोग ये भी मेडिकल कैंप भी आयोजित किया करते हैं। और ये प्रथम अवसर है जो महासंघ से जुड़ने का मेरा व्यक्तिगत तौर पे पहला मौका है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि छत्तीसगढ़ महासंघ के लोग हमारे जैसी छोटी सी संस्था को स्मरण करते हैं, हमें याद करते हैं और हमसे विचार विमर्श उनका होता रहता है। इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। हम लोग तो बहुत छोटी इकाई है, आप महासंघ में बैठे हुए हैं। एक जो कुछ दिनों का मेरा जो अनुभव है, जो वरिष्ठ नागरिक संघ की इकाइयां विभिन्न जिलों में हैं या कस्बों में हैं, उनमें ज्यादातर जो संख्या है वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की है। अधिकतर संख्या उनमें सेवानिवृत्त, कोई शिक्षक हैं, कोई पटवारी हैं, कोई क्लर्क हैं, कोई जो कुछ भी हैं, उन्हीं लोगों की संख्या अधिक है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। मतलब उनसे अपेक्षा अपन नहीं कर सकते। जो कार्यक्रम संचालित करने की बातें मैंने आपको बताया, उसमें सूरजपुर व्यापारियों की अच्छी बस्ती है। गांव के गरीब लोगों को गरम कंबल, गरम शॉल, स्वेटर इत्यादि उपलब्ध कराता पाते हैं। इसी प्रकार जो हॉस्पिटल में हम नाश्ता उपलब्ध कराते हैं, उसमें भी सहयोग हमको स्थानीय लोगों का, व्यापारियों का मिल जाता है। अदरवाइज संघ के द्वारा ये गतिविधियां संचालित करने के लिए एक आर्थिक संकट भी निरंतर बना रह सकता है, लेकिन फिर भी अपना संगठन है, हम लोग मीटिंग भी बुलाते हैं, संचालित भी करते हैं, विचार विमर्श भी करते हैं। हमें इस बात की का संतोष है कि स्थानीय जिला प्रशासन हम लोगों की गतिविधियों से काफी संतुष्ट है। बल्कि यहाँ तक कि वर्तमान में जो जिलाधीश महोदय हैं, उनकी ये सोच है कि शासकीय कार्यक्रम एक संचालित करने वाले हैं वो, उसके लिए उनका ये कहना है। एक दिन मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक संघ बहुत अच्छा जो कार्यक्रम कर रही है, तो इसमें लाइब्रेरी भी है और वरिष्ठ लोगों के लिए कुछ पढ़ने की पुस्तकें भी होंगी, गेम्स के भी कुछ होंगे, तो सबकी जिम्मेदारी वो चाहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक संघ को सौंप दें। मेरा ऐसा ही है कहने का कि हमारे यहाँ की गतिविधियों से जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से संतुष्ट है। एक सूरजपुर में एक नई पहल जिला पुलिस अधीक्षिका पहली बार एक योजना प्रारंभ की है, समर्पण योजना। इस समर्पण योजना के माध्यम से पुलिस विभाग पूरे जिले में जो वरिष्ठ नागरिक हैं 60 वर्ष से ऊपर, ऐसे लोग जिनको उनके परिवार के बच्चों से, लड़कों से सहयोग नहीं मिल पाता है, बल्कि उनको प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है और उनके लिए पुलिस विभाग अपनी पूरी टीम भेजेंगे। उनके सब दुख तकलीफ को जिला पुलिस अधीक्षिका के निर्देश पर पुलिस उनके घर जाएगी। कोई भी समस्या उनको होगी तो उसका समाधान पुलिस विभाग वाले करेंगे। अवसर आप लोगों ने दिया, मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। इतने महानुभाव का दर्शन हुआ एक साथ। अभी पुरातत्व विभाग के जो विद्वान आए हैं उनका हम लोग उद्बोधन सुनेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अग्रवाल साहब। श्री आर.डी. दीवान साहब, निवेदन करूंगा आपसे। आप सबके चरणों में नमन। यौवन ऊर्जा की रंगशाला है, बचपन चंचल और भोला भाला है। जीवन के उत्तरार्ध में हम वरिष्ठ जन अपने जीवन की सार्थकता और गरिमापूर्ण एक भविष्य जो हमारे लिए अस्तंगत सूर्य की तरह आखिरी चरण में है, बावजूद इसके हमारी जिजीविषा हमारे साथ है
नई पीढ़ी की ऊर्जा और हमारा अनुभव इस जीवन को और इस जगत को, हमारे आसपास के वातावरण को और शुभ, मंगलदायक और सकारात्मक ऊर्जा से भर दे, ऐसी कामना के साथ मैं आप सबका फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। यह बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक दृष्टि के प्रज्ञा पुरुष, हमारे बीच के छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, जो छत्तीसगढ़ शासन में संस्कृति और पुरातत्व के सहायक संचालक, उप संचालक रहे हैं और इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति एक बड़े आधिकारिक विद्वान हैं। उनकी विशेषता ये है कि अपनी धरती का ऐसा कोई कण या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके पूरा वैभव से, जिसके वर्तमान से और जिसके अतीत से उनका वास्ता या परिचय न रहा हो। ये हमारे लिए बहुत ही आनंद और हर्ष का विषय है कि ऐसे विद्वान हमारे बीच आज उपस्थित हैं और उन्होंने बड़े ही सहजता के साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसके लिए हम पुनः उनका धन्यवाद करते हैं आप सबकी ओर से। श्री राहुल कुमार सिंह का जन्म अकलतरा, जो बिलासपुर से करीब 50 किलोमीटर के आसपास है, इस वहाँ के जो राजकीय परिवार में आपका जन्म हुआ था और आप बचपन से ही मेधावी और अध्ययनशील और बहुत ही सहज सामान्य व्यक्तित्व के धनी रहे हुए हैं। आपका विकास इन्हीं संस्कारों के बीच में और विद्वता के वातावरण में, उनका परिवार जो अकलतरा का जो राज परिवार रहा है, वो समझ लीजिए कि डॉक्टर, आपने सभी सुना होगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर और भारतीय संविधान सभा के प्रखर सदस्य ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल, जो कि संविधान सभा में भी रहे और भारत की इस राजनीति तत्कालीन उसको एक दिशा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे परिवार से आप आते हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर राहुल कुमार सिंह फेलो हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज के और उन्होंने छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अनेक पूरा वैभव को उद्घाटित किया है। करीब करीब 500 से ऊपर जगहों में, स्थानों में, ग्रामों में उन्होंने इतिहास के ऐसे पन्नों को खोला है जो इसके पहले उपलब्ध नहीं था, ज्ञान की वृद्धि की है। मैं ऐसे महानुभावों का आपके बीच स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे के लिए हमें इसी तरह अवसर देते रहें और इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमारा ज्ञान वर्धन करते रहें। छत्तीसगढ़ के इतिहास का और अतीत का और वर्तमान का एक संगम है उनके व्यक्तित्व में है। वो लगातार आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा तमाम चैनलों से उनकी विद्वतापूर्ण व्याख्यान और ब्लॉग आप देख सकते हैं। आप इतिहास की एक ऐसी झलक जो बहुत लोगों को ना दिखी हो छत्तीसगढ़ के संबंध में, वो आपको आज वो प्रकट करेंगे, उद्घाटित करेंगे। मैं फिर से उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबका धन्यवाद। मैं राहुल सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी जानकारी या अपने शोध के विषय में और पुरातत्व विभाग से संबंधित जिस विषय पे आज चर्चा होनी है, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। श्री राहुल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोनी जी, और आप सबके बीच अपने को पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। राघवेंद्र भाई से चर्चा होती रही, देवव्रत जी से चर्चा होती रही, और मैंने इस अवसर मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, विशेषकर ऐसा विषय या ऐसा क्षेत्र जो लगातार जिसमें मुझे काम करने का अवसर मिला, मेरी रुचि रही,
तो इस पर बात करने का आप लोगों ने मुझे मौका दिया है। और आज अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय लालचंद जी अग्रवाल। देवव्रत सर से पहले भी मेरी बात हुई थी, और जो आज की इस सभा का आरंभ किया जैन साहब और देवेंद्र शर्मा जी और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे यूं शायद मेरी कम मुलाकात है, लेकिन आप सबको यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं, और कोई बहुत विस्तृत भूमिका मुझे लगता है कि आवश्यक नहीं है। छत्तीसगढ़ के पुरातत्व और इतिहास पर मुझे चर्चा करने के लिए कहा गया है, थोड़े सांस्कृतिक पक्षों को स्पर्श करते हुए। तो बात छत्तीसगढ़ से ही आरंभ करते हैं। अगर इस शब्द पर ध्यान दें छत्तीसगढ़, तो हमको तीन तरह से छत्तीसगढ़ को देखना चाहिए या देखना होगा, या देखने में हमको सुविधा हो सकती है। इस विषय पर विचार करने के लिए हम छत्तीसगढ़ को तीन तरह से देख सकते हैं। पहला छत्तीसगढ़ वो छत्तीसगढ़ है जो एक प्रकार से हम कहें तो वर्तमान जो जांजगीर चांपा जिले का क्षेत्र है, वो छत्तीसगढ़ है। वो छत्तीसगढ़ इस मायने में कि यहाँ विभिन्न ऐसे मृत्तिका दुर्ग या मिट्टी के भित्तियों वाले, मिट्टी की दीवार वाले गढ़ हैं, जिनके चारों ओर खाइयां खुदी हुई हैं, और ये गढ़ भौतिक आकार के, भौतिक स्वरूप वाले गढ़ हैं। तो ये लेकिन सिर्फ जांजगीर चांपा जिले में ही इनकी संख्या 50 से अधिक है। ऐसे बहुत सारे गढ़ हैं जिनमें प्राचीन पुरावशेष मिले हैं, जो 2000 साल से भी अधिक पुराने अवशेष मिले हैं। इन गढ़ों के साथ हमको कल्चुरी कालीन यानी करीब करीब 1000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। इन गढ़ों के साथ 150-200 साल पुराने यानी मराठा और उसके बाद के भी काल के हमको अवशेष मिलते हैं। तो ये हमको दिखाई पड़ता है कि ये मिट्टी के जो दीवारों वाले गढ़ हैं, जिनके साथ खाइयां हैं, वो इस तरह के गढ़ हैं। एक बहुत रोचक चीज ये चर्चा करते हुए मुझे ध्यान आ रही है कि पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ के पुरातत्व की बात करते हुए बालपुर परिवार के पंडित मुकुटधर पांडे जी या पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी का स्मरण करना मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक होता है। लोचन प्रसाद पांडे जी का एक अनुभव, एक संस्मरण पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी बताया करते थे। मैं समझता हूं कि ये दोनों महानुभाव ऐसे हैं, दोनों नाम ऐसे हैं जिनसे आप सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन फिर भी एक संक्षेप में कि पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी लंबे समय तक, बहुत समय तक निर्विरोध भी वो कोटमी के सरपंच रहे हैं। यदि आप बिलासपुर से चांपा की ओर या रायगढ़ की ओर आगे बढ़े तो जो लीलागर नदी आती है, लीलागर नदी का पुल आता है, उसके बाद जो रेलवे स्टेशन आता है वो कोटमी सोनार रेलवे स्टेशन आता है। श्यामलाल चतुर्वेदी जी बताया करते थे कि जब एक बार कभी पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी रेलगाड़ी से गुजर रहे थे, और गुजरते हुए उन्हें लीलागढ़ नदी पार करते हुए बाएं हाथ में मिट्टी की दीवार दिखाई पड़ी, ऊंची ऊंची दीवारें और खाई नुमा तालाब। तो तुरंत उनका ध्यान गया। लोचन प्रसाद जी पांडे छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के गौरव, वो इस प्रकार की मंडली का भी उन्होंने, महाकौशल इतिहास परिषद का, विभिन्न इस प्रकार की संस्थाएं उन्होंने बनाई थी, और वो किसी भी छोटी सी छोटी जानकारी के लिए उत्सुक रहते थे, प्रयासशील रहते थे, और उनकी जानकारी लेना, उनका अध्ययन करना, उन पर शोध पत्र लिखना, उस पर लोकप्रिय लेखन करना, पुस्तिकाएं छपवाना, लगातार वो बालपुर और
रायगढ़ जैसे स्थानों पर रहते हुए बीच में कुछ समय के लिए वो बनारस गए पढ़ने के लिए, लेकिन पारिवारिक स्थितियों के कारण उनको वापस आना पड़ा। बहरहाल एक पोस्ट कार्ड आया कोटमी सोनार में, और वो पोस्ट कार्ड आया जिसमें लिखा हुआ था कि रेलगाड़ी से गुजरते हुए लीलागर नदी के बाद मुझे बाएं हाथ की ओर इस प्रकार की एक संरचना दिखाई पड़ी, इसके संबंध में कोई जानकारी दे सकता है क्या? और पते में उन्होंने लिखा था श्री पटवारी जी, ऐसा मुझे ध्यान आता है श्यामलाल चतुर्वेदी जी बताया करते थे कि श्री पटवारी जी ग्राम कोटमी सोनार, जिला बिलासपुर, तब जिला बिलासपुर होता था, सरपंच होने के नाते वो पत्र पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी के हाथ लगा, और पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी बताते थे कि वो पत्र उन्होंने अपने पास दस्तावेज की तरह सुरक्षित रखा है। और जब पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी से बात हुई, उन्होंने उस गांव के बारे में विस्तृत बताया कि किस प्रकार का मिट्टी का गढ़ उनके गांव में है। तो मैं जो चर्चा कर रहा था कि जांजगीर वर्तमान जिला है, वहां इस प्रकार के ढेर सारे गढ़ हैं, 50 से अधिक गढ़ तो मेरे अपने देखे हुए गढ़ हैं, जिनमें बहुत बड़े आकार का कोटगढ़ है जो अकलतरा मेरे गांव के पास है। वहीं कोटमी की मैंने चर्चा की, बछौतगढ़ है। हम आगे बढ़ जाएं तो जांजगीर से लेके केरा तक रास्ते में लगातार गढ़ हैं। पामगढ़ नाम ही उसका है, पामगढ़, दुरकोटगढ़, और ढेर सारे 12 द्वार है जो गढ़ है। तो ऐसे बहुत सारे गढ़ हैं। तो एक तो ये गढ़ हुए। हम दूसरे तरह के छत्तीसगढ़ की बात करें तो दूसरा तरह का छत्तीसगढ़ है, वो दूसरा तरह का छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़ का मध्य मैदानी हिस्सा। तो बेहतर है कि उसके लिए हम पहले उस छत्तीसगढ़ की बात कर लें जो हमारा वर्तमान राज्य है। अगर हम अपने वर्तमान राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो भौगोलिक रूप से उसको 3 बहुत स्पष्ट हिस्सों में बांटा जा सकता है: उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़। उत्तरी छत्तीसगढ़ को हम मोटे तौर पर, सामान्य तौर पर सरगुजा का अंचल, दक्षिणी छत्तीसगढ़ को बस्तर का अंचल, और मध्य का क्षेत्र है वो मध्य मैदानी हिस्सा है। जो पुराने जिलों की हम बात करें तो बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग का जिला, और 2 ब्रैकेट्स, 2 अलग अलग कोष्ठ अगर हम उस तरह से बांट कर देखना चाहें, समझने में आसानी होगी। तो पश्चिमी हिस्से में, मध्य पश्चिमी हिस्से में राजनांदगांव जो पुरानी रियासत रही है, और पूर्वी हिस्से में रायगढ़। तो इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा छत्तीसगढ़ का वर्तमान राज्य है। लेकिन जो मध्य मैदानी हिस्सा है, जो मध्य मैदानी हिस्सा जिसमें मोटे तौर पर दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर का हिस्सा हुआ करता था, जो मुख्य रूप से धान उत्पादक हिस्सा, जो धान का कटोरा कहा जाता है, यही हिस्सा था। बाकी चारों ओर रियासतें थी जो प्रिंसली स्टेट थे, नेटिव स्टेट थे। 14 जो देशी रियासतें थी वो, बस एकमात्र ऐसी देशी रियासत है सक्ती, जो अब जिला बनने वाला है, जांजगीर जिले का हिस्सा हुआ करता था। वो सक्ती ऐसी एक रियासत है जो इसमें जुड़ी हुई थी। हम बीच का हिस्सा है अगर जिसे हम छत्तीसगढ़, इसलिए मैं उसे कहना चाह रहा हूं कि जो जिस कारण से छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ या ये नाम प्रचार में आया, प्रचलित हुआ, वो इन्हीं छत्तीसगढ़ों के कारण हुआ। ये मैं छत्तीसगढ़ों की बात कह रहा था। तो जो शिवनाथ नदी है, और ये हमारी परंपरा में भी कहा जाता है कि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18। तो जो ये छत्तीसगढ़ थे वो मोटे तौर पे 2 मुख्यालय, शिवनाथ नदी के उत्तर में जो 18 गढ़ थे वो रतनपुर केंद्र के साथ, और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जो 18 गढ़ थे वो रायपुर केंद्र के साथ इनका प्रशासन हुआ करता था। और इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ थे। बाद में जो देशी रियासतें थीं, जो प्रिंसली स्टेट थे, वो सभी प्रिंसली स्टेट जब शामिल हो गए तो वो शामिल होके ये हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ का स्वरूप बना। पहले ये प्रिंसली स्टेट चूंकि वन्य पहाड़ी क्षेत्र होते थे, वन क्षेत्र होते थे, तो इन पे
सीधा प्रशासन, केंद्रीय सत्ता यानी कलचुरियों की नहीं होती थी। ये स्थानीय ये नेटिव्स होते थे, रियासतें होती थी जो अपने क्षेत्र का प्रशासन खुद करते थे। बहुत सारी मामलों में उनको अपनी व्यक्तिगत कुछ अधिकार दिए गए होते थे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि बाद में बस्तर और कांकेर दोनों रियासतों को मिलाकर एक जिले का बस्तर जिला बना, जो पुराने जिले हैं वो। और ठीक उसी तरह सारंगढ़, रायगढ़ और धर्मजयगढ़, जशपुर, इनको मिलाकर एक जिला रायगढ़ बना था। सरगुजा, कोरिया और चांग बखार को मिलाकर एक जिला बना था, सरगुजा जिला। और उसी तरह बाद में जब मांग हुई तो कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, इनको मिलाकर फिर राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। तो ये हमारी पृष्ठभूमि भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से थी। और ये फिर आगे चल के हमारे इतिहास का हिस्सा बनती है। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के पुरातत्व की। छत्तीसगढ़ के पुरातत्व में अगर हम देखें तो सबसे पुराने जो चित्रित शैलाश्रय हैं रायगढ़ के सिंघनपुर, कबरा पहाड़, ओंगना, बसनाझर या चारामा कांकेर क्षेत्र में विभिन्न चित्रित शैलाश्रय हैं। सारंगढ़ के पास या कोरिया में या कोरबा के पास या राजनांदगांव के पास ऐसे और भी स्फुट केंद्र हैं जहां चित्रित शैलाश्रय हैं। आदि मानव के, गुफावासी मानव के प्रमाण मिलते हैं। ये लगभग मोटे तौर पे 15,000 साल पुराने ये प्रमाण हैं। और उसी तरह आयरन एज, हम प्राचीन इतिहास में देखें तो जो पाषाण युग के बाद ताम्र युग और ताम्र युग के बाद कांस्य युग आता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, वो कांस्य काल कही जाती है। और उसके बाद लौह युग आता है, जो मोटे तौर पर ये माना जाता है कि आज से लगभग 3,000 साल पहले वो लौह युग था। तो उस लौह युग के प्रमाण, ढेरों प्रमाण हमको छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। वो मुख्य रूप से उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमको दिखाई पड़ता है महासमुंद में, जो माफ कीजिएगा, धमतरी से जो गुरूर पुरूर होके बलोद जो रास्ता जाता है, उसमें विभिन्न स्थान हैं, करीभदर, करका भाट, सोरर, मुजगहन, चिरचारी, खनौरा, इस तरह के ढेर ऐसे स्थान हैं जहां इस तरह के हमको अवशेष दिखाई पड़ते हैं। मल्हार एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मल्हार न सिर्फ प्राचीन आवासीय रचनाओं की दृष्टि से, गढ़ की दृष्टि से, और मल्हार जिसे हम कहते हैं वो एक गांव मल्हार तो है ही, लेकिन वो मल्हार का पूरा अंचल यानी बूढ़ी खार, जैतपुर, चकरबेढ़ा, नेवारी, बेटरी, ये जितने गांव हैं, इन सभी गांवों में वो प्राचीन अवशेष हमको मिलते हैं। और प्राचीन अवशेषों में न सिर्फ आवासीय संरचनाएं बल्कि प्रतिमाएं, मूर्तियां, मंदिर, मनके, मृदभांड, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, ऐसी कोई पुरावस्तु नहीं है जो वहां न मिलती हो। और प्रत्येक काल की, सबसे महत्वपूर्ण है कि आरंभिक काल से लेकर लगभग 2700-2800 साल प्राचीन वस्तुओं से लेकर लगातार इतिहास के प्रत्येक कालखंड की वस्तुएं हमको, पुरावशेष हमको मिल जाते हैं। मिट्टी के परकोटे वाले गढ़ों की मैंने चर्चा की, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जो प्राचीनतम उसकी तिथि है। और जैसा मैंने जिक्र किया कि कलचुरी और मराठा काल के भी अवशेष ऐसे स्थानों पर मिलते हैं। प्राचीन सिक्के हमको मिलते हैं और कुछ मौर्यकालीन अवशेष अगर हम देखें तो इस बातचीत के दौरान ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा और मैं प्रयास करता चल रहा हूं कि सरगुजा और बस्तर के प्रमाण या रायगढ़ और राजनांदगांव के प्रमाण जरूर हम अपने ध्यान में रखें। लेकिन जब हम राज्य की बात करते हैं और आज छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की बात करते हुए हमको ये लगातार निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समग्र छत्तीसगढ़ का उतना ही अभिन्न हिस्सा बस्तर भी है, उतना ही अभिन्न हिस्सा सरगुजा भी है।
जो प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है, वो प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़, अगर अंबिकापुर से हम पहले लगभग 40-45 किलोमीटर पहले उदयपुर नामक स्थान है, उदयपुर में ये रामगढ़ की पहाड़ी है, और इस पहाड़ी में विभिन्न गुफाएं हैं, जिसमें से विशेष उल्लेखनीय 2 गुफाएं हैं, एक जिसे सीता बेंगरा और दूसरा जिसे जोगी मारा कहा जाता है। सीता बेंगरा को प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में नाटक खेले जाते थे, और जो दूसरी गुफा है वो दूसरी गुफा जोगी मारा है। और जोगी मारा गुफा की विशेषता ये है कि यहाँ प्राचीन मौर्यकालीन लेख यहाँ हैं। सुतनुका, देवदासी और देवदीन नाम के एक मूर्तिकार इनके आपसी रागात्मक संबंधों की जानकारी उस शिलालेख में दर्ज हुई है। और इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो स्थान चंद्रपुर। चंद्रपुर कहने का मतलब जो चंद्रसेनी देवी का मंदिर है, महानदी और माद नदी के संगम पर, जहां बालपुर, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, लोचन प्रसाद पांडे जी का स्मरण कर रहा था, वहां एक गांव है किरारी। किरारी से एक काष्ठ स्तंभ लेख मिला था, काष्ठ स्तंभ मिला था, और उस स्तंभ पे प्राचीन पदाधिकारियों को लगभग 2000 साल पुराना काष्ठ स्तंभ, और उस स्तंभ का एक हिस्सा जो सुरक्षित रह गया है वो अभी भी रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में सुरक्षित है और प्रदर्शित किया गया है। और उसमें उस काल की लिपि में, उस काल की राजनैतिक व्यवस्था के अनुरूप विभिन्न राज्य शासन के पदाधिकारियों की जानकारी वहां है। और ठीक इसी तरह एक प्राचीन स्थान है ऋषभ तीर्थ, जिसको कहा जाता है गुंजी या दमोदरा शक्ति के पास जो स्थान है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान इस मायने में है कि महाभारत के वन पर्व में इस स्थान का जिक्र आता है कि पांडव जो यात्रा जाते हैं तो वो विभिन्न तीर्थों के साथ ऋषभ तीर्थ भी जाते हैं, और ऋषभ तीर्थ में गौदान का बड़ा महत्व बताया गया है। और ये विशेष बात है कि ऋषभ तीर्थ में जो शिलालेख है, उस शिला चट्टान के ऊपर उकेरा गया बहुत लंबा लेख है। उस लेख में 1000 गौओं के दान शासक द्वारा, कुमार द्वारा, उसके अमात्य द्वारा, उसके सेनापति द्वारा गौदान देने का उल्लेख आता है। इसी प्रकार विभिन्न हम राजवंशों की बात करें, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों की बात करें, तो सबसे पहले हमको ध्यान आता है समुद्रगुप्त ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में जो दक्षिणापथ विजय है, उसमें वो कोसल के महेंद्र और महाकांतार, आप सभी परिचित हैं, महाकांतार या दंडकारण्य, तो जो कांकेर और बस्तर का क्षेत्र है, ये प्राचीन काल में दंडकारण्य या महाकांतार के नाम से जाना जाता था। दंडकारण्य की चर्चा बहुत स्पष्ट रूप से रामायण में होती है। जब राम का वनगमन है तो वो जो आरंभ ही होता है केवट, जब उनको नदी पार कराते हैं तो उसके बाद गंगा पार करने के बाद वो आते हैं, वो दंडकारण्य क्षेत्र में प्रवेश करने का जिक्र हमको मिलता है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में ये उल्लेख मिलता है। स्थानीय कुछ जो राजवंशों की जानकारी हमको मिलती है, आरंग से एक ताम्रपत्र मिला, उस ताम्रपत्र से हमको राजर्षि तुल्यकुल, जो लगभग 5वीं सदी ईस्वी में छत्तीसगढ़ में राज्य करते थे, उनकी जानकारी हमको मिलती है। मल्हार से मेकल के पांडुवंशियों की जानकारी मिलती है, वो भी लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी में राज्य करते थे। सिरपुर, मल्हार, राजिम जैसे स्थान है शरभपुरी वंश के। इन स्थानों के बारे में संक्षिप्त में थोड़ी बात आप सभी परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोहरा दूं कि सिरपुर ईंटों के मंदिर के लिए, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, वो ईंटों के मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है और बहुत व्यापक उत्खनन का कार्य यहाँ कराया गया है। और जो सिरपुर के ईंटों का मंदिर है वो
लगभग 7वीं शताब्दी का, 6ठी-7वीं शताब्दी का मंदिर, और ईंटों के सबसे सुरक्षित, सबसे अधिक संरक्षित और सुंदर मंदिरों में से उसकी गणना होती है। वासटा नाम की रानी थी और वासटा रानी ने अपने पति हर्षवर्धन की याद में इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिनके पुत्र महाशिवगुप्त वालार्जुन थे, और महाशिवगुप्त वालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी राजवंश के काल में जो विभिन्न स्थान हैं ईंटों के मंदिर का निर्माण हुआ। खरौद से आप परिचित होंगे आप सब। खरौद में जो 3 मंदिर हैं, लक्ष्मणेश्वर मंदिर धार्मिक कारणों से ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन उतना ही पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण 2 अन्य मंदिर हैं, वो शबरी मंदिर और इंदल देउल मंदिर। ये दोनों भी ईंटों के बने हुए मंदिर हैं। पत्थर से इनका प्रवेश द्वार और कुछ अन्य अंश है। तो ये महत्वपूर्ण हमको स्थान मिलते हैं। पलारी, बलौदा बाजार के पास जो पलारी स्थान है, वो पलारी में ऐसी चीजें हैं जो प्राचीन मंदिर है वहाँ। वो शिव मंदिर वो ईंटों से बना हुआ है। दामाखेड़ा सिमगा के पास धोबनी का मंदिर है। तो इस तरह के बहुत सारे ईंटों के बने मंदिर हमको मिलते हैं जो सोमवंशियों के काल के हैं। बाणवंश का एक संक्षिप्त उल्लेख पाली, जो बिलासपुर रतनपुर होते हुए कटघोरा जाने पर जो रास्ते में स्थान आता है पाली, जहाँ से हम लाफा चैतुरगढ़ के लिए रास्ता जाता है, वहाँ ये एक प्राचीन मंदिर है। उस प्राचीन मंदिर में बाणवंश और कलचुरी वंश के प्रमाण हमको मिलते हैं। कलचुरियों की मैंने चर्चा की। लगभग 10वीं शताब्दी से 1740 जब मराठे छत्तीसगढ़ आते हैं तब तक वो राज्य करते हैं, और उनके रतनपुर प्रमुख स्थान है। रायपुर उनका केंद्र रहा। खल्लारी कुछ समय के लिए उनकी राजधानी रही। जांजगीर उनका बहुत प्रसिद्ध जो विष्णु मंदिर है, जो वो वहाँ है, भीमा मंदिर जिसको कहा जाता है। हम दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो छिंदक नागवंश में एक तो नलवंश बहुत प्रसिद्ध रहा है 5वीं-6ठी शताब्दी में। नलवंश का हमको प्रमाण मिलता है। गढ़धनौरा एक स्थान है। गढ़धनौरा केसकाल घाटी के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं, एडेंगा एक स्थान आता है। उस एडेंगा स्थान से नलवंशी शासकों की स्वर्ण मुद्राएं मिली थी, और वहां से दाहिने हाथ 5-6 किलोमीटर अंदर जाने पर एक बहुत प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गढ़धनौरा है। और उसी तरह नारायणपुर के पास भोंगापाल नाम का स्थान है। दोनों स्थान नलवंशी शासकों के हैं। और नल वंश के बारे में आप सभी जानते हैं, राजा नल और दमयंती की कहानी, और उसके साथ प्राचीन बस्तर के साथ उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी इनका प्रभाव रहा है। जो नैषध चरित महाकाव्य है, वो नैषध चरित महाकाव्य या महाभारत का नलोपाख्यान, और इस तरह का ढेर सारा साहित्य है जो नल वंश पर, नल राजा नल पर लिखा गया है। फणी नागवंश की चर्चा है। फणी नागवंश का भोरमदेव जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कवर्धा का भोरमदेव मंदिर, वो फणी नागवंशियों के काल का है। लगभग 11वीं से 15वीं शताब्दी तक फणी नागवंशियों का शासन रहा था। सोमवंश की चर्चा आती है। परवर्ती सोमवंश हैं जिनका अधिकार क्षेत्र, जिनका शासन रहा कांकेर क्षेत्र में, और इसके बाद जो प्रमुख राजवंश है वो प्रमुख राजवंश मराठे हैं। हम थोड़ी बात अगर बाद के समय की कर लें, इतिहास की कर लें, तो उसके बाद फिर आप जैसा आप लोग आगे मार्ग निर्देश आपका होगा, मैं आगे बात करूंगा। थोड़ी सी बात हम इतिहास की कर लें। और इतिहास की बात करें तो मराठों के बाद कलचुरियों का, फिर अंग्रेजों का शासन होता है। बीच में कुछ समय कलचुरियों का, फिर अंग्रेजों का शासन होता है। 10 दिसंबर 1857 एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, और ये तिथि है वीर नारायण सिंह को फांसी देने की। हमारे स्वाधीनता संग्राम में
या एक तरह से कहिए कि गदर, जिसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की क्रांति कहा जाता है, उस दौरान की ये घटना है। 1920 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जो बीएनसी मिल, राजनांदगांव का बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल है, वहां 37 दिनों का हड़ताल और बाद में और भी हड़ताल हुए थे। और ये मजदूरों को संगठित करने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने के लिए जो बहुत सारे उस समय इस तरह के कार्य होते थे, उनमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। 1934 में क्रांति कुमार भारती, आप सभी को इस बात की जानकारी होगी कि गणेशोत्सव की परंपरा हमारे यहाँ, हमारे देश में तिलक जी ने आरंभ की थी। और इस गणेशोत्सव का मुख्य रूप से उद्देश्य था कि इस धार्मिक आयोजन के बहाने लोगों को एकत्र करना, लोगों को संगठित करना। और 1893 में ये गणेशोत्सव का, गणेश पूजन का कार्यक्रम इस प्रकार का आरंभ हुआ। और क्रांति कुमार भारती ये रामकथा का प्रवचन करते थे, और रामकथा का प्रवचन करते हुए वो पराधीन सपने हो सुख नाही, और एक तरह से कहिए कि रावण को अंग्रेजी हुकूमत का प्रतीक बताकर और उनकी पराधीनता का जिक्र करते हुए इस प्रकार की चौपाइयों का वो चयन करते थे, जिससे लोगों में राष्ट्रवाद और जन जागरूकता पैदा की जा सके। और 1934 में बेमेतरा में गणेशोत्सव के दौरान ही वो इस प्रकार का भाषण देते हुए गिरफ्तार हुए थे। जैसा मैंने कहा, 1861-62 का वो समय है जब छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ पहले जो जिला कहा जाता था, वो संभाग बना। और उस संभाग में 3 जिले हुए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तब संबलपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता था। 1939 एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है छत्तीसगढ़ के लिए, जब सीपीएन बरार के दौरान 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस हुआ था। जबलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और वो ऐतिहासिक अधिवेशन की घटना से आप सभी परिचित हैं। उसमें महात्मा गांधी के जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, वो सुभाष चंद्र बोस से अध्यक्ष का चुनाव हार गए थे। हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पूरे आयोजन का जो नेतृत्व था, वो न सिर्फ नेतृत्व बल्कि विभिन्न प्रकार की संगीत की, विभिन्न प्रकार की उसमें गतिविधियों का जिम्मा छत्तीसगढ़ के लोगों के हाथ में था। बैरिस्टर छेदीलाल उसकी प्रमुख भूमिका थी उनकी। वो उसके स्वागताध्यक्ष और ढेर सारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रहे थे। पंडित पचकौड़ प्रसाद जी नदेली वाले बाजा मास्टर थे, वो संगीत रचना, वहाँ जो सांगीतिक प्रस्तुतियां थी उसकी उन्होंने तैयारी की थी। 1947 में देश आजाद हुआ, और देश आजादी के बाद जो संविधान निर्माण का काम हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो ईस्टर्न स्टेट एजेंसीज थी जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता था, उसमें कांकेर रियासत के प्रतिनिधि थे राम प्रसाद कोटई। रायगढ़ जो स्टेट था उसके प्रतिनिधि थे किशोरी मोहन त्रिपाठी जी। किशोरी मोहन त्रिपाठी जी के बारे में आपको ध्यान होगा, बहुत प्रतिष्ठित परिवार रायगढ़ का। पिछले दिनों जो एक दुर्घटना में नॉर्थ ईस्ट में एक हमारे सपूत शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ के, विप्लव त्रिपाठी जी, वो किशोरी मोहन त्रिपाठी जी के ग्रैंडसन थे, उनके पोते थे, जो पत्नी और जिनके पुत्र शहीद हुए। रघुराज सिंह होते थे। रघुराज सिंह सरगुजा स्टेट के प्रतिनिधि के बतौर संविधान निर्मात्री सभा में शामिल हुए। इसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, जैसा कि अभी राघवेंद्र दीवान जी चर्चा कर रहे थे, और दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त,
घनश्याम सिंह गुप्त जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते थी कि वो जो संविधान का हिंदी रूपांतर करना था, हिंदी अनुवाद करना था, उसकी अध्यक्षता घनश्याम सिंह गुप्त जी ने की थी। और घनश्याम सिंह गुप्त उसके बाद सीपीएन बरार का, देश की आजादी के समय सीपीएन बरार के वो विधानसभा अध्यक्ष भी होते थे। एक उल्लेख मिलता है जिसमें गुरु अगमदास की चर्चा मिलती है हमको कि गुरु अगमदास भी थे जिन्होंने संविधान निर्माण में भाग लिया था। छत्तीसगढ़ नाम के लिए थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये मान्यता है कि छत्तीसगढ़ या चेतीसगढ़ या 36 किले थे, जो जैसा मैंने कहा कि ये सब मान्यताएं हैं। वस्तुतः 36 प्रशासनिक केंद्रों, राजस्व केंद्रों, प्रशासनिक केंद्रों के कारण इस अंचल का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। वो प्रशासनिक इकाइयां थी, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 36 अनुविभाग थे। 15वीं शताब्दी के आरंभ में जो दूसरी शाखा, जो 18 गढ़ों की बात हो रही थी, रायपुर शाखा मजबूत हो गई और लगभग स्वतंत्र हो गई थी। इसका बाद में प्रमाण हमको मिलता है, पत्राचार मिल जाता है उसका। प्यारेलाल गुप्त जी ने प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक में उसका उल्लेख किया है। 15वीं शताब्दी के अंत में ही खैरागढ़ के चारण कवि थे, उन्होंने गढ़ 36, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्तदय गढ़ 36 में न गढ़ैया रही, इस तरह की पंक्तियों में गढ़ 36 उल्लेख आता है। कल्याण साय कलचुरी शासक थे। उनकी 16वीं शताब्दी के मध्य में उनकी एक जमाबंदी की पुस्तक रिपोर्ट है जिसमें 36 मुख्य और उसके अलावा भी अन्य 12 गढ़, इस प्रकार कुल 48 गढ़ों का उल्लेख उसमें आया है। 18वीं शताब्दी में जो छत्तीसगढ़ के बहुत प्रमुख, लगभग पहले कवि माने जाते हैं, गोपाल कवि, माखन कवि, इनका जिक्र आता है। बाबू रेवाराम रतनपुर से संबंधित जो छत्तीसगढ़ गाढ़े जहाँ बड़े गढ़ोई जानी, इस तरह की पंक्तियां वो लिखते हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ। और थोड़ी एक बात संक्षेप में मैं कह के अपनी प्राथमिक चर्चा पूरी करना चाहूँगा। इसके बाद आप अगर किसी बिंदु पर आप आगे कोई बात चर्चा करेंगे तो मैं उसमें शामिल रहूंगा। कुछ लोगों को याद हम कर लें। स्वामी विवेकानंद को 1877 से 1879 तक वो बूढ़ापारा में यहाँ रायपुर में उन्होंने निवास किया था, रहे थे। इसी तरह 1903 में अपनी पत्नी के इलाज के लिए रविंद्रनाथ टैगोर आए थे, जो उनकी कविता है फांकी, जिसका अंश बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर लगाया हुआ है, वो पेंड्रा आए थे। महर्षि महेश योगी का बचपन यहाँ पांडुका में बीता था। वो इस पिछली शताब्दी के आरंभिक वर्षों की बात है। आचार्य रजनीश 1957 में 1 वर्ष के लिए यहाँ संस्कृत महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में रहे थे। इसी प्रकार विभिन्न जो फिल्म निर्माता हैं, साहित्यकार हैं, उनका छत्तीसगढ़ से जुड़ाव रहा। विमल मित्र की कहानी उपन्यास था, बहुत प्रसिद्ध है, सुरसतिया। अन्य कहानियां भी उन्होंने छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पर लिखी हैं। अमृता प्रीतम की कहानी लटिया की छोकरी, गांजे की कली, इस तरह की कहानियां हैं जो छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पे हैं। सत्यजीत रे का जुड़ाव चिरमिरी, सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक चिरमिरी आते रहते थे। और सत्यजीत रे की जो फिल्म है, वो फिल्म उन्होंने प्रेमचंद की कहानी पे, जिसमें भैयालाल हेड़ऊ सदगति जो फिल्म है उन्होंने बनाई थी। ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1980 में एक फिल्म बनाई थी, द नक्सलाइट्स, बस्तर में रहते हुए, बस्तर की पृष्ठभूमि पर। माइक पांडे एक वृत्तचित्र निर्माता हैं जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध उनकी फिल्म थी द ब्रोकन विंग्स। उन्होंने द लास्ट माइग्रेशन, सरगुजा में हाथियों की समस्या को लेकर उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। किशोर साहू बहुत प्रसिद्ध हैं, राजनांदगांव से जुड़े हुए, और जो नदिया के पार उनकी प्रसिद्ध फिल्म, बाद में गाइड में जो
मिस्टर मार्को की भूमिका में दिखाई पड़ते हैं, वो या हरे राम हरे कृष्ण में जो नायिका के पिता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इंदिरा गोस्वामी या मामुनी गोस्वामी असम की लेखिका जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित थी, उनके पति कोरबा में हुआ करते थे और वो कोरबा आती थी। कोरबा की पृष्ठभूमि पर उन्होंने अहिरन, जो नदी हम जिसको जटाशंकरी नदी कहते हैं, अहिरन इस शीर्षक से उन्होंने उपन्यास लिखा है। तो ऐसे ढेरों विभूतियां रही हैं जिनका छत्तीसगढ़ से संबंध रहा है। हमारे लिए बहुत सारे ऐसे गौरव के बिंदु हैं, हमारे लिए ऐसे बहुत सारे गौरव के पक्ष हैं हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में, हमारे पुरातत्व में, हमारे राज्य की विभूतियों में, जिनके कारण हम छत्तीसगढ़ पर गर्व करते हैं। और गर्व करने के हमारे लिए हमारे पास इतने ढेर सारे न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि हमारे समसामयिक भी हमारे पास विभूतियां, घटनाएं, परिस्थितियां, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन, इन सभी दृष्टियों से हम ऐसे एक संपन्न राज्य हैं, शांत, सौहार्दपूर्ण, जहां आपसी समन्वय है। हमारे लिए गर्व करने का इतना सारा विषय है और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं इस प्रदेश का, इस राज्य का निवासी हूं और इसका गुणगान करने का अवसर आप सबके माध्यम से आज मुझे मिला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने इतना जबरदस्त हम लोगों को गौरवान्वित कर दिया कि हम छत्तीसगढ़िया कह के अपने को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि हमारा जन्म इस प्रदेश में हुआ। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी प्रस्तुति रही है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और देवराज साहब, आपसे निवेदन करूंगा अगर कोई बात अपनी हो तो बताएं। हाँ सिंह साहब, आपने अपने उद्बोधन में एक नाम की चर्चा की जिनसे कि मैं बचपन से परिचित था। उनका नाम है क्रांति कुमार भारतीय। ये हमारे पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे और ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल जी भी हमारे घर के सामने एक महान साहित्यकार रहते थे, राय बहादुर बी जगन्नाथ प्रसाद भानु। इनके यहाँ इनकी बैठक हुआ करती थी और स्वतंत्रता संग्राम में खास करके क्रांति कुमार भारतीय और श्री श्रीकर राव पोफली जो कि रतनपुर के थे, इनका बड़ा ही एक योगदान रहा है। मैं आपके माध्यम से श्री क्रांति कुमार भारतीय जी के बारे में थोड़ा जानना चाहता था, क्योंकि हम उन्हें बचपन से देखते जरूर थे, हमारे घर आते जाते थे, लेकिन उनकी जीवनी और उनके कार्य क्षेत्र और उनके कार्य के बारे में हमारे पास में कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए यदि आप संक्षिप्त में उनके कार्य के बारे में बता सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। कुछ जानकारियां मैं आपको जरूर, बाकी तो ढेर सारी जानकारियां उनकी प्रकाशित मिल जाती हैं जिन्हें कभी देखने का मुझे अवसर मिला, लेकिन जिस खास प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा था, बेमेतरा में जो गणेशोत्सव का आयोजन 1934 में हुआ था, तो दरअसल इसकी पृष्ठभूमि थी, वो पृष्ठभूमि ये थी कि नागपुर में एक घटना हुई थी। नागपुर में घटना ये हुई थी कि ये एक अपना व्याख्यान दे रहे थे और उस व्याख्यान में बहुत स्पष्ट रूप से ब्रिटिश हुकूमत की आलोचना कर रहे थे और उस आलोचना करने के कारण इन्हें चालान कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद इन्हें यह कहा गया कि अगर आप माफी मांग लेते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। क्रांति कुमार भारती तो अपने जिद में अड़े हुए थे, माफी मांगने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक तरह से कहिए कि उस ब्रिटिश हुकूमत को लेके उन्होंने असमंजस में डाला। उन्होंने एक पत्र लिखा, वो पत्र की प्रति मुझे पढ़ने को मिल गई थी वो पत्र, और वो नागपुर के अखबारों में भी तब छपा था। वो अखबारों में जो समाचार आया था वो भी मुझे पढ़ने को मिला है, उसकी भी आर्काइव में मैंने प्रति देखी है स्वयं।
और वो उन्होंने ये लिखा था कि मैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं धार्मिक प्रवचन कहते हुए अपने धार्मिक विश्वासों की रक्षा करते हुए जन जागरण करता रहूंगा। और जब ये बात उन्होंने कही तो ब्रिटिश हुकूमत को बड़ी परेशानी हुई कि भाई ये तो कह रहे हैं कि विरोध में नहीं कहेंगे, और ये अगर धर्म की बात करेंगे, धार्मिक जागृति की, जन जागरण की बात करेंगे, तो इससे तो इन्हें रोका नहीं जा सकता, इसे रोकने के लिए तो कोई कानून नहीं है। तो इस कारण उन्हें छूट दे दी गई थी, और जैसे ही उन्हें छूट दी गई वो रायपुर आ जाते हैं 1934 में, और रायपुर आके यहाँ रायपुर में रहते हैं। और तब बेमेतरा से उनको इनविटेशन आता है, बेमेतरा में स्कूल में गणेशोत्सव का उत्सव मनाया जाता रहता है, स्थापना की जाती रहती है, जहां वो फिर से प्रवचन देते हैं और उनके ऊपर फिर से कार्यवाही होती है। जगन्नाथ प्रसाद भानु जी की आप चर्चा कर रहे थे, ऐसे साहित्य शास्त्री, ऐसे दुर्लभ साहित्य शास्त्री तो क्या कहा जाए कि जिस तरह उन्होंने छंदा प्रभाकर जैसी उन्होंने रचना की है। और उस दौरान के बाकी लोगों में मैं ढेर सारी बातें हैं। माधवराव सप्रे जी को मैं याद करना चाहता था। माधवराव सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य के लिए जिस तरह का काम माधवराव सप्रे जी ने किया, तिलक के गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद, और एक बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण ग्रंथ समर्थ गुरु रामदास के दास बोध का हिंदी में अनुवाद, तो ये इतना उनका जबरदस्त काम है। उनकी अपनी मौलिक रचनाएं, पत्रकारिता, मैं सोचता हूं कि आलोचना, जिस तरह के आलोचना के प्रतिमान माधवराव सप्रे जी ने स्थापित किए, बहुत कम लोग होंगे। और जैसा आप बता रहे हैं, बैरिस्टर छेदीलाल जी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी, तो ये जो गौरव प्रचारक मंडली की सभा होती थी, बार बार जगन्नाथ प्रसाद भानु जी को स्मरण करते हैं अपने लेखों में, मुकुटधर पांडे जी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी याद करते हैं, और वो छंदा प्रभाकर का, और वो जगन्नाथ प्रसाद भानु जी की लाइब्रेरी देखने का मुझे अवसर मिला है। वो मोहन कवि जो उनके पोते होते थे, उनसे मेरा परिचय था, और उनकी लाइब्रेरी देखने का मुझे मौका मिला था। वो लाइब्रेरी की अब क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकता, लेकिन और क्या जबरदस्त उनका काम, उनकी, और ऐसे साहित्य शास्त्री तो अद्भुत साहित्य शास्त्री थे वो। आपने स्मरण कराने का एक पुण्य काम किया देवरा साहब, मैं तो आपके प्रति कृतज्ञता विशेष रूप से ज्ञापित कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा मेरी थी, ये आपने जिक्र किया, अभी कांग्रेस अधिवेशन का आपने जिक्र किया था, त्रिपुर कांग्रेस अधिवेशन जी, और उसमें छत्तीसगढ़ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था जी, यह आपने बताया जी। मैंने ये सुना हुआ है कि उसी छत्तीसगढ़ के योगदान के तारतम्य में ही सरगुजा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। 52 हाथियों का प्रोसेसन वहां गया था उस अधिवेशन में सरगुजा से, ये मैंने सुनी हुई बात है। क्योंकि आप पूरा तत्व के विद्वान हैं, आप इस मेरी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। मानचंद जी, इसके लिए मैंने बहुत विस्तार से अपने ब्लॉग पे एक पोस्ट लिखी है। 1939 के अधिवेशन में असल में हुआ क्या था, ये भी एक बड़ी मनोरंजक कथा है। वो मनोरंजक कथा ये है कि इसके पहले असम में अधिवेशन हुआ था, तो असम अधिवेशन में, तो असम तो हाथियों का क्षेत्र है, तो वहां असम अधिवेशन में हाथियों का शोभा यात्रा निकली थी। अच्छा अच्छा। जब त्रिपुरी कांग्रेस हुआ तो त्रिपुरी कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था 1939। राइट 52वां। तो उसमें निर्णय लिया गया कि 52 हाथियों की शोभा यात्रा निकलेगी। सभी लोगों ने इस बात की आलोचना की कि ये असम नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, ये कहां से आएगा। तो बोले नहीं, 52 हाथियों की शोभा यात्रा तो निकलेगी। और उसके बाद इन सब हाथियों की खोज चालू हुई कि कहां से कितने हाथी आ सकते हैं। तो महाराज सरगुजा ने
25 हाथी भेजे थे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उन्होंने कहा कि इन हाथियों को भेजने, लाने, ले जाने, खिलाने, इसका समस्त व्यय सरगुजा राज परिवार उठाएगा। इसके लिए अन्य कोई खर्च और किसी से नहीं लिया जाएगा। तो 25 हाथी सरगुजा से गए थे। रीवा महाराज ने 9 हाथी दिए थे। मैं अग्रवाल साहब आपसे निवेदन कर रहा था कि वहां संयोगवश जो अभी जी कलेक्टर साहब हैं डॉक्टर गौरव सिंह जी, जी 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 वो इस नाते मेरे बहुत करीबी संपर्क के परिचित हैं कि उनकी हिंदी साहित्य और छत्तीसगढ़ की विभूतियों पे जबरदस्त दखल है। वो अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित नहीं करते वो जितने अच्छे प्रशासक हैं उतने जी ही जी विद्वान व्यक्ति हैं। बहुत बहुत हिंदी साहित्य में और छत्तीसगढ़ की विभूतियों को लेकर जितनी गहरी उनकी समझ और जानकारी है, मैं तो बहुत उनसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ। थैंक यू सर। तो अंत में मैं निवेदन करूंगा मैडम पुष्पलता जी, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं मैडम कि धन्यवाद ज्ञापन करें। समस्त प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार और नववर्ष की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। वरिष्ठ नागरिक छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा आयोजित वर्चुअल सेमिनार में उपस्थित प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक नमस्कार करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने फेडरेशन के देवरथ सर को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने महान हमें प्रबुद्ध जन डॉक्टर राहुल कुमार सिंह को हमारे सामने प्रस्तुत किया और हमने छत्तीसगढ़ की पूरी गाथा सुनी। सबसे पहले आज के अध्यक्ष डॉक्टर लालचंद अग्रवाल, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक संघ सूरजपुर, देवरथ सर, जैन सर, सोनी सर और सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि आप लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम इतना अधिक सफल हुआ। और थोड़ा सा मैंने नोट किया है डॉक्टर राहुल कुमार सिंह के चर्चा को मैं बताना चाहूंगी कि आपने छत्तीसगढ़ के इतिहास से हम सबको परिचित कराया। हम लोग तो कल छत्तीसगढ़ में रहते थे और यही जानते थे कि छत्तीसगढ़ था, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। आपने बताया कि पूरा 36 इकाइयों के कारण, 36 एडमिनिस्ट्रेशन के कारण इसका छत्तीसगढ़ पड़ा। और आपने छत्तीसगढ़ की पूरी परिभाषा, छत्तीसगढ़ के पुरातत्व अवशेष जो कि 15,000 साल पुराने थे, उन सब की जानकारी की। हमें तो लगता ही नहीं था कि अधिवेशन या कार्यक्रम समाप्त हो, बिल्कुल हम लोग कथा के समान सुन रहे थे। और एक बार पुनः समस्त ये कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का मैं हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और एक बार पुनः डॉक्टर सिंह का मैं आपको यदि हमें पूरा कभी मौका मिला तो हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब आपका बहुत विशेष धन्यवाद। तो आज सबसे इजाजत चाहता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगली बैठक में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।